एम्पैथी एंड पॉजिटिव आउटकम, समानुभूति और सकारात्मक परिणाम। मित्रों, अगर भारतीय परिवेश में हम आर्थिक जीवन को देखें तो मोटे तौर से 1947 से लेकर 1992 तक की एक परिस्थिति थी, जहां हम मूलतः कंट्रोल रिजिम में रहते थे, राशन कार्ड के युग में रहते थे, शॉर्टेजेस के, कमियों के युग में रहते थे, लाइसेंस राज में रहते थे। और दूसरी आर्थिक परिस्थिति है जब हम ओपन इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी की ओर बढ़े 1992 से लेकर के आज तक और अनवरत। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 92 में जब ये रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुआ, आर्थिक ढांचा बदला हमारा, तो उसके बाद लगभग 42 से 45 नेशनल, रीजनल, लोकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज ने इस देश में चाहे पूर्ण रूप से या सहयोग से कोलिशन फॉर्म में सरकार चलाई, केंद्र सरकार चलाई। और जो भी केंद्र सरकार रही उसने इस रिफॉर्म प्रोसेस को, इस ओपन इकोनॉमी को, मुक्त अर्थव्यवस्था को हमेशा बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है। अब तो इसकी चर्चा भी बंद हो गई है। हम इस नए आर्थिक जीवन के पक्षधर भी हो गए हैं और उससे अभ्यस्त भी हो गए हैं। 1992 में ये क्यों हुआ इसकी चर्चा आज नहीं हो सकती, समय नहीं है। लेकिन जो रिफॉर्म आया वो उसका एक कुछ उसके इकोनॉमिक कंपल्शंस थे। कुछ हमारी अपनी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत कमजोर थी, बहुत दबाव में थी, और उस दबाव में हमने वो काम शुरू किया। ये रिफॉर्म धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन जाने में अनजाने में एक और प्रगति हुई देश में। इस बीच में करीब करीब आप कह सकते हैं 30 वर्ष में एक नए समाज का निर्माण हुआ। 1947 से 92 तक एक समाज था जो दो हिस्से में मोटे तौर पर पढ़ा जाता था, समझा जाता था, हैव्स और हैव नॉट्स। एक ऐसा समाज जिसका जो धनाढ्य है, एक ऐसा समाज जो गरीब है, हैव नॉट्स का है। लेकिन 92 के बाद अनवरत 90s में एक परिवर्तन आया, एक नया समाज इमर्ज करता है जिसकी कभी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। उसको कहते हैं मिडिल क्लास सोसाइटी, मध्यवर्गीय समाज। ये मध्यवर्गीय समाज में बड़ी स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशंस हुए। उनकी जो नई जनरेशन आई उसमें बहुत, उनके माता पिता में, उनके बच्चों में आकांक्षाएं बहुत सुदृढ़ हैं। ये एक ऐसा समाज है जो बहुत एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है। एक ऐसा समाज है जो बहुत असर्टिव है, एक निश्चय लेकर आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक दृष्टि से भी यह समाज बहुत महत्वपूर्ण होकर के देश में उभर कर आया है। इस समाज के जिन लोगों ने इस मिडिल क्लास सोसाइटी को ज्वाइन किया, उनकी हमेशा कोशिश रही है दो जनरेशन की, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे बच्चे हों या माता पिता हों, अभिभावक हों, कि उन्होंने जो हमारी सामाजिक शीशे की छत थी, ग्लास सीलिंग थी, उसको नीचे से उसको छेद कर आगे बढ़ने की कोशिश की। दे ट्राइड टू पियर्स द रूफ फ्रॉम द बॉटम। तो ये समाज क्यों उभर पाया? आर्थिक परिवर्तन के कारण, हाँ, मुख्य रूप से, मुख्यतः। लेकिन इसमें जो इंजन का काम किया वो इंजन थी शिक्षा। चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे मध्यवर्गीय हो, चाहे उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, भारतवर्ष में एक नई हवा आई कि सब ने शिक्षा की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया। अपनी नई फर्स्ट जनरेशन
जो एजुकेशन आई, जब उनके माँ बाप ने कभी शिक्षा नहीं देखी थी, उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि उनके बच्चे शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें। और दूसरा फैक्टर था, ये जो सोसाइटी आई, ये इसके अंदर एक होमोजीनियस टेम्परामेंट आया। उसका कारण था कि हम भारतवर्ष में 90s के बीच में, 90 के दशक के मध्य से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना क्रांति भी आई। तो आज हम इस नए परिवेश में या इस उभरे हुए परिवेश में इस बात से बहुत अधिक चिंतित हैं कि जो हमारा कोविड प्रकोप आया, पैंडेमिक, उसने इस समाज को, इस आर्थिक वर्ग को, मिडिल क्लास सोसाइटी को स्क्वीज किया है, सिकोड़ दिया है। बहुत से ऐसे इसमें नए आगंतुक थे जो वापस निचले पायदान में चले गए हैं और वो काफी पीछे हो गए हैं। हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि आने वाले वर्षों में जल्द ही फिर से ये समाज उभर करके सामने आएगा। परिहार जी, नेक्स्ट प्लीज। आज का जो हम लोगों ने विषय लिया है, एम्पैथी एंड पॉजिटिव आउटकम, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसमें इस शब्द को, एम्पैथी को बहुत एम्फसाइज किया गया है। तो मेरे मन में भी आया कि थोड़ा सा इस शब्द को बटोरने की कोशिश करें। हम लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहे अपने व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में। ये मुख्य रूप से हमारा हिस्सा था कि एम्पैथेटिक हों, हम पॉजिटिव हों। लेकिन मैंने श्री मनोहर दुबे से चर्चा की, इस पे विशेष रूप से आज चर्चा की जाए, क्योंकि यह विषय और यह बिंदु अब जीवन का अंग बन रहा है। भारतीय जो समाज है, इसकी जो बास्केट है, इसकी जो टोकरी है, ये बहुत विशाल है। अलग अलग धर्म है लोगों के, भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग व्यवसाय हैं, उनके अपने अपने सोशल रिलीजियस एफिलिएशंस हैं। लेकिन एक चीज जो केंद्र बिंदु पे रही कि यहाँ का समाज मुख्यतः उसका जो माइंडसेट है, उसकी जो सोच है, वो पारिवारिक है। वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में एक दूसरे के साथ मिलकर जीने की कोशिश करता रहा है। हो सकता है बदलते समय के अनुसार, बदलती परिस्थिति के अनुसार, बदलती भौगोलिक या टेरिटोरियल परिवर्तन के साथ उसकी यह सोच, उसकी ये एफिलिएशंस परिवर्तित हो जाएं, परंतु ये जो केंद्र में उसका जो मेंटल फ्रेम है, सामाजिक दृष्टिकोण है, वो समान रहता है। मैं अक्सर कहता हूं कि जो भारतीय रेल है, वो भारतीय समाज को बहुत ट्रूली रिप्रेजेंट करती है। जहां एसी कोच 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, स्लीपर क्लास भी है, ऑर्डिनरी क्लास भी है, मेल है, एक्सप्रेस है, राजधानी, पैसेंजर ट्रेन भी है, डीएमयूज भी है। लेकिन एक क्लास और है जिसको मैंने मेंशन नहीं किया, वो क्लास है टिकटलेस ट्रैवलर्स का। हम हंस देंगे कि टिकटलेस ट्रैवलर्स का हुए। वर्ष 2020 में जब पैंडेमिक का प्रकोप आया, तो यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी इंटरवीन करना पड़ा, इंडियन रेलवे से कहना पड़ा कि आप स्पेशल ट्रेन चलाइए, ताकि जो माइग्रेंट्स की सफरिंग्स हैं उनको हम कम कर सकें। इलाहाबाद में, प्रयागराज में जब कुंभ मेला लगता है, ठीक है, बहुत सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट के लिए चलाई जाती हैं। तो बड़ा बृहद, बहुत डाइवर्सिफाइड भारतीय समाज है, जिसको मैं इंडियन रेलवे से कनेक्ट करके रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक मिडिल क्लास सोसाइटी की चर्चा की आपसे, प्री 92 एंड पोस्ट 92 की हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में जो मिडिल क्लास सोसाइटी मर्ज करती है। इस पैंडेमिक पीरियड में एक नया क्लास मर्ज करता है, एक ब्रेक अवे ग्रुप आया है, जो हायर इनकम ग्रुप से भी आया, मिडिल इनकम ग्रुप से आया और लोअर इनकम ग्रुप से आया। लेकिन मनोविज्ञान रूप से
मिडिल क्लास इनकम ग्रुप को जो सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं लोअर इनकम ग्रुप को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ पैंडेमिक में, इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली, कि न्यू क्लास इज देयर, क्लास ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्संस। अभी मेरा एक लेक्चर था कुछ दिनों पहले इन इश्यूज पर, कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो वापस नहीं गए, न मुंबई गए, न सूरत गए, न हैदराबाद गए, दे आर स्टेइंग बैक इन देयर स्टेट। वो एक अलग विषय है, लेकिन इन व्यक्तियों का जिनके पास न खेत है, न खलियान है, न मकान है, न कोई एक निश्चित आय है, जो सरकारी सुविधाओं पे किसी तरह स्टे बैक कर रहे हैं, उनको हम क्या कहें? उनको हम कहेंगे डिस्प्लेस पर्सन, माइग्रेंट्स की तो रोल खत्म हो गई है। इट्स ए न्यू क्लास, डिस्प्लेस पर्सन। अपने ही देश में ये डीपीज हैं। तो डेमोग्राफी का ये भी एक अंदाज है जो जिसमें हम विकास भी करते हैं और उसके साथ हमें बहुत से अधिक, बहुत समय समय पर परेशानियां भी सामने पड़ती हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है। ये जो मिडिल क्लास सोसाइटी आई, ये जो परिवर्तन आया, इसमें परिवार छोटे हो रहे हैं, एक बालक बालिकाएं हैं, लोग अब अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के प्रोफेशनलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा परिवार है, भरा पूरा व्यवसाय है, लेकिन लड़का कहता है कि मैं आईटी इंजीनियर बनूंगा, मैं एमबीए करूंगा, और अपने घर को, अच्छे परिवार को छोड़ करके दूर चला जाता है चेन्नई, हैदराबाद, विदेश में काम करने के लिए। क्योंकि एक पीयर प्रेशर है, ये जो क्लास है इसके अंदर एक पीयर प्रेशर है। जब अपने दोस्तों से, अपने परिवारों में चर्चा होती है तो किसके बच्चे ने क्या काम किया, किसके बालक बालिका ने क्या अचीव किया, असर्टिव है ना ये क्लास। हमेशा ग्लास सीलिंग को तोड़ने की कोशिश करता है, और इस प्रेशर का असर होता है कि वो माइग्रेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो डिजायर की लेवल है, उनकी जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं। पहले तो होता कि 3 पुश्त से घर में खेत है, मकान है, सुविधाएं हैं। अब वही एक पुश्त अपने 15-20 साल के कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में चाहती है मेरे पास सब कुछ हो, चाहे बैंक से ईएमआई फिक्स करना पड़े, चाहे गाड़ियां लेनी पड़ी, चाहे मकान बनाना पड़े, चाहे सेटल करना पड़े। तो इन सब सामाजिक परिवर्तनों को हम अपनी सामाजिक व्यवस्था से, उसकी संस्कृति से, उसकी परंपराओं से, उनकी भाषाओं से, उनका जो मैनरिज्म है, उनके तौर तरीकों से, उनकी जो क्रियाशीलता है, त्योहार है, उनके व्यक्तित्व से अलग नहीं कर सकते। तो काइंड ऑफ मिसिंग लिंक इज देयर। फैमिली एक तरफ है, ट्रेडिशनल फैमिली एक तरफ है, बच्चे दूसरी तरफ है। कहीं ना कहीं जो लिंक है वो, उसमें कोई दूरी आने की कोशिश करती। तो मैं शॉर्ट में कह सकता हूं कि एक नया कल्चर आया है। मैं इसको बड़े बहुत ही ब्रीफ में कह सकता हूं एक शब्द में, देयर इज ए न्यू आरडब्ल्यूए कल्चर। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी होती है ना, जब आप बाहर जाते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, सो न्यू कल्चर। और ये न्यू कल्चर, आरडब्ल्यूए कल्चर, अपनी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से भिन्न है। तो आज की सोसाइटी बहुत हाइब्रिड फॉर्मेशन की ओर बढ़ रही है। एक फ्लोटिंग हाइब्रिड सोसाइटी होती है जिसमें कब कोई आता है, कब छोड़ के चला जाता है। इट्स ए न्यू ट्रेंड दैट वी आर विटनेसिंग। पहले बहुत बड़े मेट्रोस में थी, बड़े शहरों में ही, अब छोटे छोटे शहरों में भी ये व्यवस्था बन रही है, आ रही है, इमर्ज कर रही है। लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं, इस तरह के फॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो ये जो रीडिस्कवरी ऑफ द सोसाइटी है, इसका पर्सनैलिटी पे, व्यक्ति की पर्सनैलिटी पे, परिवार की पर्सनैलिटी पे, ग्रुप ऑफ पीपल की पर्सनैलिटी पे फर्क आ रहा है, उनके एटीट्यूड में, उनके रवैयों में फर्क आ रहा है, क्योंकि स्थान में परिवर्तन है, भाषा में परिवर्तन है, उनकी जो मल्टी इथनिक जो सोसाइटी इथनिक थी, मल्टी इथनिक सोसाइटी हो रही है। इथनिक की हिंदी हो सकती है, समझातीय, वो मल्टीपल ग्रुप्स के लोग एक जगह रह रहे हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी में जो परिवर्तन आया, उनके रवैये में, उनके चाल चलन में, तरीकों में परिवर्तन आया, इसको मैं पॉजिटिवली ले रहा हूं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग। ये जो परिवर्तन, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ।
तो देखिए ये 20-22 साल में परिवर्तन को अगर आप फ्रेम करें, तो वर्ष 2000 में क्या था कि पढ़ाई का बहुत जोर था, बच्चे फर्स्ट टाइम बच्चे हॉस्टल में जाने लगे, बॉयज एंड गर्ल्स। मेरे भी बच्चे फर्स्ट जनरेशन हमारे को बात है जो इलाहाबाद छोड़ करके 2000 में गए हैं बाहर, तो एक हॉस्टल में जाकर के लड़की लड़कियां पढ़ने लगे, पेरेंट्स लेकिन अपने स्थान पे ही रहे। 2010 में जब जनरेशन आगे बढ़ती है तो पेरेंट्स के भी मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, वो भी उनके अंदर भी अब चेंज आया, क्योंकि उतनी सरकारी नौकरी तो है नहीं कि सचिवालय में काम कर लिया, स्वास्थ्य विभाग में काम कर लिया, शिक्षा विभाग में काम कर लिया, रेलवेज में काम कर लिया, वो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसमें भी रोटेशन आता है, पहले न्यूक्लियस स्थिर था, लेकिन अब 2010 में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस भी चेंज होने लगा। और 2022 में जो 3 जनरेशन थी, ग्रैंडफादर, फादर, मदर एंड चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर उनका जो उनकी जो सोशल पोजीशन थी वो कहीं न कहीं पीछे रह गई, और सभी अब पेरिफेरी पे घूम रहे हैं 2022 ऑनवर्ड्स। कारण मुख्य फॉर्मेशंस क्या है, माइग्रेशन है और फील्ड एक्टिविटी बढ़ी है, और जो सोसाइटी जो बड़े होमोजीनियस, इस गांव के रहने वाले, इस मोहल्ले के रहने वाले, इस शहर के रहने वाले, वही कहते हैं ना कि ये भोपाल के रहने वाले, ये वाराणसी है, ये इलाहाबादी है, जबलपुरिया है, कहते हैं ना ये दिल्ली वाले हैं। देयर नोज नथिंग लाइक दैट कल्चर कि वाराणसी का स्पेसिफिक कल्चर है, भोपाल का स्पेसिफिक, इंदौर का स्पेसिफिक कल्चर है। वो कल्चर होमोजीनियस कल्चर नहीं है, वो हेट्रोजीनियस कल्चर हो गया, उसमें कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। और जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, हम लोगों से ज्यादा हाईटेक है, बहुत इनोवेटिव है, नई बातों को सोचती है, वो कन्फाइन भी नहीं कर सकती है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ रीडिस्कवरी है फॉर द सेल्फ स्टीम, सेल्फ एस्पिरेशंस के लिए, ये एक मेजर चैलेंज है पूरी व्यवस्था के लिए। और हम बढ़ किधर की ओर गए, इन द प्रोसेस टुवर्ड्स ए मार्केट इकोनॉमी। तो हमने स्वयं अपने को ढाला है उस मार्केट इकोनॉमी, एंड मार्केट इकोनॉमी इमर्ज करती है क्योंकि सोसाइटी भी उसको फ्लोट करने में मदद कर रही है, उस ओर ले जा रही है। मार्केट इकोनॉमी का मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी नहीं है, इट्स डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल इकोनॉमी। अब तो उसकी कोई टेरिटरी ही नहीं है। तो उनके एटीट्यूड में जो एक फ्रेम है, इसको एचआर में पढ़ाया जाता है कि पूरा जो आस्की है, जिसके 4 कंपोनेंट्स हैं, टू अचीव एक्सीलेंस, उत्कृष्टता को अगर को आपको प्राप्त करना है, तो आस्की देखिए एटीट्यूड क्या है उस व्यक्ति के परिवर्तन, उसकी रवैये में क्या परिवर्तन आया, चाहे बोलचाल हो, चाहे पहनावा है, चाहे खान पान है, रहन सहन का ढंग है, काम करने का तरीका है, ओवरऑल पर्सनैलिटी में क्या चीज आया, उसकी स्किल में क्या परिवर्तन है। वो ज्यादा कौशल, आईटी, ऑल आर बीटेक, ऑल आर एमटेक, लेकिन एक व्यक्ति है जो बहुत उसी इंस्टीट्यूशन से, वो एक व्यक्ति भी एमटेक बीटेक करता है लड़का, दूसरा बहुत आजाक से वो सीधे माइक्रोसॉफ्ट में जाता है, दूसरा उसी क्लास में रह के भी डिफरेंट उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज है, जो विषय परिवर्तन है उसकी नॉलेज है कि नहीं। तो ये 3 परिवर्तन जो है वो उसकी एक्सीलेंस की ओर उसको ले जाता है, उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। तो स्किल नॉलेज जो है उसको हम किनारे स्थिर रख करके एटीट्यूड को एक वेरिएबल मान के लिखते हैं कि अगर एटीट्यूड में चेंज है, इज इट टुवर्ड्स द एक्सीलेंस, एटीट्यूड में चेंज है टुवर्ड्स द एक्सीलेंस, और एक्सीलेंस को वो नीचे की ओर ले जा रहा है। तो आज मैं सुबह कल शाम से ही सोच रहा थी कि एटीट्यूड क्या है। मैं मनोविज्ञान का मेरा कोई विषय नहीं है, मैं तो बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी हूँ, पीएचडी भी मेरी फाइनेंस में ही है, पोस्ट डॉक्टरल फाइनेंस में, उसी का मैं पढ़ाता रहा, अध्यापक रहा, विद्यार्थी हूँ, ये मेरा अपना। तो ये व्हाट इज द एटीट्यूड, तो उसका बहुत सी, इसमें बहुत से वेरिएबल्स है, लेकिन हम 3 वेरिएबल्स को लेकर के एम्पैथी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर जो सिंपैथी का जो सेंस है वो कितना है, उसके अंदर सेंसिटिविटी कितनी है, एंड देयर बाय एम्पैथी है कि नहीं। तो जो डिक्शनरी मीनिंग मैंने ली, वेबस्टर्स की डिक्शनरी है, बहुत पुरानी डिक्शनरी हमारे पास है, मैं जब पढ़ता था तब से प्रयोग करता रहा हूं, लेकिन अपने साथ रखता हूं।
कि एटीट्यूड को बहुत सी डेफिनेशन है, लेकिन उन्होंने कुछ शब्दों में कहा कि इमोशन टुवर्ड्स फैक्ट और स्टेट। कोई नया तथ्य हो, कोई स्टेट, कोई नई स्थिति हो, परिस्थिति हो, तो आपका एटीट्यूड, आपके एटीट्यूड के साथ क्या परिवर्तन है। अभी जैसे छोटी सी बात है, बड़ी बात कहिए, जो घटना घट रही है रशियन अटैक के कारण, तो हमारे जो 18,000 बच्चे, या चाइना के भी हों या पाकिस्तान के भी, बांग्लादेश के जो यंगस्टर्स वहां फंसे हैं, एज ए टीचर तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं उनकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उस पर मेरा कंट्रोल नहीं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये मेरे बच्चे हमारे पास वापस कब आएंगे। इंपॉर्टेंट नहीं हो केरला के हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो ढाका के, इंपॉर्टेंट नहीं हो उत्तराखंड के हैं, इंपॉर्टेंट नहीं हो कराची के हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे इस सोच से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पर्सनैलिटी पे असर आना चाहिए, एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए। तो ये इस कारण से जो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सिंपैथी इन बच्चों के कारण है, वो डिस्टेंट सिंपैथी है, एक म्यूचुअल एसोसिएशन ह्यूमन बीइंग का डेवलप होता है। तो ये जो एसोसिएशन है, डू हैव दैट फील अबाउट कि अरे भाई चलता, मुझे क्या लेने देना, हमारे रोज की जिंदगी में इसका कोई असर नहीं है, लेकिन इफ आई हैव गॉट एन एटीट्यूड टुवर्ड दैट, तो सिंपैथी होगी। हम कार्यालय, एक दफ्तर है, एक विश्वविद्यालय में वहां हेड हूं, वाइस चांसलर हूं, मैं एक टीचर हूं, कुछ भी हूं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूं, एक डेमोन्स्ट्रेटर हूं, इंस्ट्रक्टर हूं, हमें पता है इस बच्चे के माता पिता नहीं रह गए कोविड में, नो ही इज विदाउट पेरेंट्स। तो क्या वो लड़का सामान्य है कि असामान्य है कुछ दिनों तक, जब तक कि उसके साथ इमोशनल थेरेपी हम नहीं करते, इमोशनल कनेक्ट नहीं करते। ये इशू हमारे एटीट्यूड का है, पर्सनैलिटी का, ये हमारी सिंपैथी का है। ना हम उसकी फीस कम कर सकते, ना उसके सेमेस्टर को बदल सकते, बहुत सी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन सोच तो सकते हैं उसके विषय में। दैट इज आउट ऑफ दी, अगर और माइक्रो लेवल पे जाएं तो दैट इज आउट ऑफ आवर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द चेंज इन फैक्ट और स्टेट। जैसे होता है कि आंख में कोई चीज गड़ जाए तो हम बेबर्दाश्त होती है, हमें तुरंत रुक करके, मैं स्कूटर बहुत चलाता था, कार तो मैंने बहुत देर से ली, अक्सर कीड़ा पड़ जाता था, तो गाड़ी रोक के किनारे जल्दी से किसी से पानी लीजिए चाय की दुकान में और आंख धोइए, और कहीं वही कीड़ा हाथ पे लगता था तो ऐसे करके वो आगे बढ़ जाते थे। तो दिस क्वेश्चन योर सेंसिटिविटी, कुछ भी आपके चारों तरफ हो रहा है आपको फर्क नहीं है, दिस इज वन एटीट्यूड। और सेंसिटिव हैं आप, तो आपके अंदर फर्क है। जैसे छोटी सी बात है कि मैं अपने उदाहरण से कहना चाह रहा हूं कि एमएनआईटी में मैं जब हेड था तो मैं पहले दिन ही अपना नंबर, मोबाइल नंबर, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को इंडक्ट करने के लिए देता था, और एक बात कहता था, ओनली फॉर वन रीजन यू हैव टू मेक ए कॉल, कि कोई इमरजेंसी हो लाइक हेल्थ तो यू कॉल मी। 2000 में इतने ज्यादा मेडिक्लेम और फैसिलिटी नहीं थी मोतीलाल में, इट वाज स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने सारे टीचर से कह रखा था कि वी हैव टू रीच टू द हॉस्पिटल, लड़के के साथ 2-4 हजार रुपए लेके आओ ताकि लड़के को हॉस्पिटलाइज करें। अब तो मैकेनिज्म बढ़ गया, अब तो बहुत चीजें हो गई, नॉन कैश ये सब हो गई है। तो जो लड़का हमारा नॉर्थ ईस्ट से आके पढ़ रहा है वो कब अपने बच्चे को फोन करेगा। तो ये जो चेंज फैक्ट सेंसिटिविटी है उस विद्यार्थी के प्रति, ये हमारे एटीट्यूड का एक हिस्सा है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को हम लें तो हमारे अंदर एक क्षमता बनती है, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। समानुभूति हम अपने, इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं एक दिन इलेक्ट्रॉनिक्स के हेड के कमरे में बैठा था, ही वाज माय सीनियर, ऐसे ही चाय पीने चला गया, शाम का समय था, कुछ मीटिंग को प्लान करना था। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर आए कि साहब एक टीचर विदेश चले गए, तो एमटेक की फाइनल प्रोजेक्ट लड़का नहीं फाइल कर पा रहा बिकॉज इट सुपरवाइजर इज आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन हिज एमटेक डिग्री इज पेंडिंग, और उस कारण से उसकी स्कॉलरशिप भी रुक गई है क्योंकि उसका सेमेस्टर पूरा नहीं हो रहा है, ब्रेक आ रहा है। मेरा कोई रोल नहीं था, इट वाज बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, उन लोगों की कंसल्टिंग, मैं सिर्फ बैठा हुआ चाय पी रहा था चुपचाप कमरे में। थोड़ी देर में मुझसे नहीं रहा था, ही वाज वेरी जूनियर टू मी,
मैंने कहा डॉक्टर साहब जो मुझे बात समझ में आ रही है कि अगर आपका बेटा बेंगलोर में इस समय पढ़ता होता तो आप इसको इमरजेंसी मान के जाते एयर से, होटल में ठहरते और डायरेक्टर से, वाइस चांसलर से मिलकर इशू को रिजॉल्व करके करके आते। इट्स वेरी सिंपल इशू। आई वुड हैव स्पेंड, आप 50,000 रुपए खर्च करके आते, लेकिन आप 3 दिन छुट्टी लेके 4 दिन जाते आते। तो जब भी आप सोचिए विद्यार्थियों के लिए, तो ये सोचिए कि मेरा बेटा होता, मेरी बेटी होती तो मेरा क्या एटीट्यूड होता। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ एम्पैथी। एक दिन मैं जौनपुर में अपने चेम्बर में बैठा था और जौनपुर विश्वविद्यालय में क्या जिले हैं, इलाहाबाद का एक कॉलेज है, जौनपुर है, मऊ है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, 750 कॉलेज, 6.5 लाख स्टूडेंट। 4 बजे इंजीनियरिंग का एडमिशन बंद होने वाला था। एक फादर आते हुआ कैजुअल लेबर इन डिफेंस इंडस्ट्री इन जबलपुर में जो डिफेंस की प्रोडक्शन यूनिट है उसमें, और गाजीपुर होते हुए अपनी डॉटर को लाते हैं। ये लड़की हमारी पॉलिटेक्निक कर चुकी है, इसकी लैटरल एंट्री बीटेक सेकेंड ईयर में करना है, अभी 5 बजे बंद हो जाएगा, लास्ट डेट है, लास्ट टाइम है। मैंने डीन को फोन किया तो उन्होंने कहा सर हो जाएगा, रूल्स में अलाउड है। हमने भेज दिया। मुझसे नहीं रहा गया, मैंने 5:30 में फोन किया, क्या सर? वो मैंने कहा कल आ जाओ। हमने बहुत डांट लगाई। अंका प्रोफेसर श्रीवास्तव, वो लड़की गाजीपुर से लेके आए हैं, 2 दिन की सीएल लेके जबलपुर से। इमेजिन कल क्यों होगा, आज ही कार्ड क्यों नहीं देते? और पेमेंट, फीस नहीं लाया, ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, उस समय भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था। तो आपको हमेशा कोई निर्णय लेना है तो ये सोच के लेना है वो फादर कहाँ से आए हैं। और शाम 6 बज गया, अगर वो जौनपुर से हमारे यूनिवर्सिटी से वापस जाएंगे तो 11 बजे रात जाकर गाजीपुर पहुंचेंगे। देयर इज डॉटर विद हर। उस समय सड़क भी ठीक नहीं थी, बिजली भी ठीक नहीं थी। तो मैंने फिर दोबारा ऑफिस खुलवा के उसका किया। आई एम गिविंग अनदर एग्जाम्पल। श्री मनोहर दुबे साहब बैठे, मैंने 13 सितंबर को ज्वाइन किया और 15 सितंबर को हमारे यहाँ गवर्नर साहब आने वाले थे यूनिवर्सिटी, 13 सितंबर 2019 को। मैंने, मेरा 2-3 दिन में तो यूनिवर्सिटी को आप अपने ही कमरा नहीं पहचान पाते। तो मैंने जब गवर्नर साहब चले गए 3 बजे 2 बजे लौट के गए, तो मैंने देखा एक लेडी गोदी में बच्चा लेके, और बच्चा रहा होगा गोदी का था तो नॉट मोर देन 1 ईयर, 3 दिन से बैठी है। चूंकि अफरा तफरी थी, मैंने ज्वाइन किया, गए दौड़ धूप करके, तो मैंने ध्यान में रुक गया, कार से उतर के सीढ़ी में बैठी थी। हम कहा ऑब्जर्व करो, तुम 3 दिन से बैठी हो। इट वॉज माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद एनी गार्जियन, एनी स्टूडेंट। उसके साहब मुझे एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ ऑफिस ने कहा है कि आप जो है आज गवर्नर साहब की विजिट हो जाएगी तब देंगे। मैं 3 दिन से बैठी हूँ, मैं तो शक्ति नगर से आई हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। उस समय देखा मैंने घड़ी में 3 बज रहा है। मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो उनका फला AR, ही वाज अ गुड पर्सन, AR को मैंने बुलाया। इस तरह के 2 बच्चे थे। हमने कहा इनको तुम कैसा, स्टाफ तो चला गया, हम आज दिन टू कम विद अ टैक्सी, आप रीवा में शहर से बुलाइए, टैक्सी का भाड़ा दीजिए और आएंगे। और मैं रुका हूँ कमरे में, कहने सर आप 6 बज रहा है, थक गए होंगे, सुबह के आज आए हुए हैं, तो आप गेस्ट हाउस में जाइए। उस समय गेस्ट हाउस, तो 8 बजे बात हुई तो उनको दोनों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया। और ये भी AR ने ऑफर किया कि भाई तुम नहीं जा सको तो रात में गेस्ट हाउस में तुम स्टे कर सको। इतनी गरीबी है, इतनी मजबूरी है, इतनी सोशल इश्यूज हैं। मैं एक तीसरा उदाहरण देना चाह रहा हूं। एक दिन एक गार्जियन आए मेरे पास। वो क्या थे, जो जौनपुर में वो सिक्योरिटी गार्ड था सूरत में। कितना सैलरी मिलती थी 2014 में? 8,500। आज भी 8,500 रुपए, उस समय बहुत कम अमाउंट था। उसने कहा सर मैं आपको एक फैसिलिटी चाहता हूँ, बोलो। मैं मिलता सबसे था। ये 2 लड़कियां मेरी साथ में अगल बगल कॉलेज में पढ़ती हैं, BA पार्ट 2 में इनका ट्रांसफर हो जाता है। प्रिंसिपल ने कहा सीट है, पार्ट 2 में ट्रांसफर में अलाउ कर देंगे। मैंने रजिस्ट्रार पूछा का साहब ये फला रूल्स है तो फला रूल्स है। हमने कहा सीट खाली है, एक प्रिंसिपल ने कह दिया उसका भाड़ा बचेगा, सिक्योरिटी सिस्टम उसको सुविधा होगी, गांव में वो निश्चिंत होकर 2 महीने साथ जाएंगी, वो सूरत में नौकरी करेगा। तो साहब आप ऐसा करिए, एडमिशन कमेटी की मीटिंग बुला लीजिए। हमने उनसे कहा तुम जाओ, विल डू एज ए पॉलिसी। कभी एडहॉक सिस्टम नहीं होता, ठीक, पॉलिसी बहुत सिंपल करके रूल्स फ्रेम कर दिए। विद इन ए वीक मीटिंग बुला के कि साहब ऐसे कोई केस हो, सगे भाई बहन होंगे तो हम एक जगह ट्रांसफर कर देंगे, और दोस्तों में नहीं। तो हमारा तात्पर्य आपसे कहने का, शेयर करने का है कि जो हमारी एम्पैथी है,
हम बहुत सिंपल है टू प्रैक्टिस इट। अब मैंने शुरू से बहुत प्रैक्टिस किया है इसको, बहुत शुरू से बचपन से किया है। मैं जब विद्यालय जाता था तो वहां पे सुब्रमण्य पार्क था, वेरी हिस्टोरिकल पार्क, पैदल जाता था। तो वहां पर पीछे उसके जैन मंदिर में था, उसमें एक लिखा था जी और जीने दो। तो मैं उस बचपन में क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में मैंने पढ़ता था जी और जीने दो। तो आई एम इंस्पायर्ड कि आप किसी को जीने देंगे तो स्वयं भी जीने का रास्ता मिल जाएगा। तो ये जो एम्पैथी है ये बहुत सिंपल है टू प्रैक्टिस इट। जैसे ही किसी को आप डील कर रहे हैं, किसी से चर्चा कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, जस्ट पुट योर सेल्फ ऑन दैट प्लेस, उसकी जगह उसको रखिए और सोचिए कि हमारे साथ होता, हमारे परिवार में होता, हमारे बच्चों के साथ होता, हमारे जान पहचान वालों के साथ होता, तो मेरा क्या रिएक्शन होता। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, किसी काम को करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए देयर आर 99 रीजंस जो कहते हैं ना ये काम आप नहीं कर सकते। उन 99 रीजंस टू से नो, सिर्फ एक ही % रीजन होता है हाँ का। तो जब आप जिम्मेदारी के पद पे हो और जिम्मेदार व्यक्ति बनना चाहें, जिम्मेदार नागरिक बनना चाहें, जिम्मेदार पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, कुछ भी बनना चाहें, तो आपको उस 1% को मैग्नीफाई करना है और सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। मुझे आज आपसे एक लाइन कहने में हर्ज नहीं है। मैं एक केस को, एक महिला को हमेशा याद करता हूँ। बहुत छोटा सा विषय है। एक बनारस और जौनपुर में के बीच में एक जगह है ज्ञानपुर। अर्लियर ज्ञानपुर वॉज द पार्ट ऑफ जौनपुर यूनिवर्सिटी, फिर ब्रेक अवे करके काशी विद्यापीठ बनारस चला गया रीअरेंजमेंट में। लेकिन जो पुरानी डिग्रीज थी वहां पर पड़ी थी। एक लेडी आती है और उसने कहा समझे 7 साल बीए पार्ट 1 2 करे हो गया, 3rd ईयर इसलिए नहीं कर पाई कि बाय द टाइम मेरी शादी हो गई और मेरे ससुराल वालों ने जला दिया और हाफ बर्न था। आफ्टर 3-4 ईयर्स आई एम रिकवर्ड। और मैं बताऊं आपको, मेरे चूंकि मैं ऑफिस में मिलता सबसे था विदाउट वेटिंग, स्पेशली लेडीज से जरूर मिलता था ताकि जल्दी से मिले, जल्दी अपने घर वापस जाए, शाम नहीं होने पाए। तो बहुत सिंपल है। जब मिला तो वो एक कपड़ा ओढ़े हुई थी, गर्मी में भी शॉल टाइप का पतला सा कपड़ा ओढ़े थी। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वो हाफ बर्न थी और उसकी पूरी स्किन में प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत कोशिश की, मैं उसका काम नहीं कर पाया क्योंकि हम ऑर्डिनेंसेस 5 इयर्स तक की परमिशन देते थे, 7 इयर्स के नहीं होता। मुझे आज भी अफसोस है कि मैंने उसकी मदद क्यों नहीं की। मुझे गवर्नर साहब से बात करनी चाहिए था, सेक्रेटरी से बात करनी चाहिए था। आई वुड हैव फाइंड सम सॉल्यूशन विद माय बॉडीज, एकेडमिक बॉडीज। मैं आज भी उसका चेहरा याद करता हूं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां मुझे अफसोस है कि हम अगर थोड़ा एसर्ट करते तो मानवीय दृष्टि से मेरे पास समाधान निकलता। इसे क्वेश्चन ऑफ सिंपैथी, सेंसिटिविटी को कॉम्बिनेशन में लें तो आपकी जो क्षमता है वो इनलार्ज करें, पार्टिसिपेट करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, और दैट शुड बी आउट ऑफ योर फील अबाउट द न्यू स्टेट, न्यू सिचुएशन। एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ। श्री मनोहर दुबे जी बैठे हैं, हमारे तो सेक्रेटरी थे राजभवन के। इस समय जो ऑर्डिनेंसेस उनको अमेंडमेंट करने की जरूरत है, जो मैंने चर्चा की ना, 5 साल में बीए करना, एमए करना जरूरी है 3 साल में, सबको 2 साल से एक्सटेंड करने की जरूरत है उन ऑर्डिनेंसेस को, इन ब्लॉक। क्योंकि बहुत से बच्चे बिना फीस के कारण 3 साल में नहीं कर पा रहे हैं, 5 साल में, या उनके घर में ऐसी घटना ही है, इमोशनल रीजन से, सोशल रीजन से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इन ब्लॉक 2 साल का एक्सटेंशन देना चाहिए ऑर्डिनेंस, नहीं तो वैसे ही ज्ञानपुर की स्थिति फिर तमाम बच्चों के साथ आ जाएगी। तो ये इमेजिनेशन है कि आप कैसे करें। मैं अक्सर दफ्तरों में गया, एक दिन मैं हेल्थ मिनिस्ट्री गया, हमारे गुरुजी मेरे साथ थे, उन्होंने कहा लखनऊ चलना है, हम चले गए। हमारे टीचर रहे, हमें पढ़ाया है। तो उन्होंने कहा मुझे हेल्थ डायरेक्टर से मिलना है फॉर सम वर्क विद सन। मैंने एक फैशन देखा था उसमें, सचिवालय में, डायरेक्टरेट्स में मिलने का समय शाम 4 से 5, और जितनी ट्रेनें छूट रही हैं लखनऊ से, सब 5 बजे छूट रही हैं। चाहे उसको मेरठ जाना हो, चाहे उसको इलाहाबाद जाना हो, चाहे उसको सहारनपुर जाना हो, चाहे उसको बरेली जाना हो, चाहे उसको बलिया जाना, सब ट्रेनों का टाइम 5-6 बजे का, और ऑफिसर ने लेकर रखा है 5 बजे का। अब उनको भी तनाव, मुझको भी तनाव। ट्रेनें उसमें बहुत थोड़ी थी, बहुत पुरानी बात है। 4 का 5 बजा, 5:30 बजा, तो हमने कहा नहीं अब हम लोग अंदर चलते हैं। गए तो पान पराग का बड़ा सा डिब्बा लेके गप कर रहे थे, क्योंकि मैंने देखा 30 मिनट तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ना कोई ऑफिस गया नया। तो ये एक एटीट्यूड का सवाल है। आप अपने विजिटर के प्रति, मिलने वालों के प्रति भी वो एम्पैथी रखते हैं, अपने जूनियर्स के प्रति, यंगस्टर्स के प्रति एम्पैथी रखते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं
कि जो बस ड्राइव करती है, बस चलती है यूनिवर्सिटीज की, तो एक दिन मैंने हमारा एक ग्रुप था जो इन्फॉर्मेशन हमको देता था कि लेडीज की भी इंफॉर्मेशन आती रहे, तो उन्होंने ये बताया कि ये ड्राइवर इज प्लेइंग द नेस्टी, वो कुछ पर्टिकुलर लेडी एम्प्लॉयज को सबसे पहले लेता है और सबसे बाद छोड़ता है, शाम 7 बजा देता है। मैंने रजिस्ट्रार से कहा, 2 बार नहीं किया, अल्टीमेटली आई हैड टू शट हिम। तो ये जो सेंसिटिविटी है, अगर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मीटिंग कर रहे हैं तो 5 बजे के बाद अगर मीटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, देयर इज ए लेडी मेंबर, तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि उसको अब जाने का समय दे, पहले उसको इश्यूज को निपटा लीजिए, जाने दें। जब भी इंटरव्यूज होते हैं, वायवोसी होती है, हम लोग का सिस्टम था, पहले बच्चियों का काम कर दिया और ये पूछ लिया बाहर से कितने लाए, उनका काम कर दिया, फिर और लोग का काम शुरू किया इन रूटीन, नॉट इन ए वेरी स्पेसिफिक मेजर सिलेक्शन कमिटी वगैरह हो तो नहीं, लेकिन इन जनरल आपके अंदर ये एम्पैथी हो कि इसकी कितने बजे ट्रेन है, कितने बजे जाना है, कितनी दूर जाना है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकती हैं, और उसका एक वातावरण बनता है जिससे आउटकम, जो उत्पादकता बढ़ती है, लोगों के अंदर पॉजिटिव नोट्स जाता है। तो जो एक्सीलेंस की मैंने बात की, उत्कृष्टता की बात करी, इसकी कोई सीमा नहीं है, इट्स लिमिटलेस, स्काई इज द लिमिट। और एक्सीलेंस जब आप अचीव करते तो आउटकम, चाहे आपका इंडिविजुअल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल हो, चाहे सोशल आउटकम हो, किसी भी स्तर पर, ऑर्गेनाइजेशनल हो, इंडिविजुअल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, सब पड़ता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, ये इसको इन्फ्लुएंस करता है हमारा ये जो एटीट्यूड है, ये हमारी जो एम्पैथी है। जैसे से अगर आप ओ एक्स एक्सिस दीजिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से टाइम स्केल है और ऊपर परफॉर्मेंस है, तो जो अचीवर हैं उनसे लोग उम्मीद भी ज्यादा करते हैं। तो एक होड़ होती है, आप और अच्छा काम करते हैं तो लोग उम्मीद बढ़ा देते हैं, तो आपको लगता है भाई हम तो काम ही नहीं कर पा रहे, बट लोग उन्हीं से उम्मीद करते हैं जो काम करता है, जो नहीं करता उससे कोई कोई उम्मीद नहीं करता। मेरे एक मित्र हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि अगर काम पूरा करना है तो किसी व्यस्त आदमी को दे दो, वो जल्दी करके दे देगा, और किसी खाली आदमी को दोगे तो सोचता रहेगा, योजना बनाता रहेगा। मिस्टर श्रीधरन है, इनसे मेरी मुलाकात हुई 2006 में एक मीटिंग में, थाईलैंड में। हम लोग करीब 25-30 मिनट साथ थे। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किए 1 to 1, ये जब भी अपने फॉरेन कैपिटल को रेज करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट में अपनी वीकनेसेस लिखते हैं। तो मैंने कहा, सर आपने 25 वीकनेसेस लिखी अपने प्रोस्पेक्टस में, तो इन्वेस्टर क्यों पैसे लगाएगा? तो उन्होंने कहा, देखिए प्रोफेसर अग्रवाल, मैंने लिख दिया, जो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा वो सोच के करे ये कमजोरियां हैं, कल ये न कहे कि मैंने छिपाया। अभी जब इनकम टैक्स रिटर्न में ग्लिचेस आई, इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, बट गवर्नमेंट कुडंट टेक एक्शन, क्योंकि देयर वाज श्रीधरन। और मैंने कई लड़के जो हमारे थे, जो वहां इस ग्रुप के मेंबर थे, जो आईटी के काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, साहब हम लोग जाते थे वहां सचिवालय में, लोग हमारी मदद नहीं करता, हमारी प्रोग्रामिंग में सपोर्ट नहीं करता। तो ये जो ब्रांडिंग है, ये एटीट्यूड से मिस्टर श्रीधरन ने अचीव की, कि मुझे कमजोरी पहले बताया। मिस्टर एमएस धोनी है, ही इज ए ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन है। अगर टाटा का ग्रुप है तो अपने में, क्योंकि दिस इज बिल्ट आउट ऑफ सम डायनेमिक कर्व। इन्होंने कोशिश की, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एक कोई सोसाइटी हो, सबका एक अपनी ब्रांड होती है, और वो हमेशा परिवर्तित होती है टू बिकम मोर फ्रेंडली टू द पीपल, चाहे उनके कस्टमर्स हो, चाहे उनके एम्प्लॉयज हो, चाहे उनके जो भी स्टेक होल्डर्स। और इसी तरह से कुछ हैं जो बड़े ब्यूरोक्रेटिक हैं, अरे भाई ये हो सकता है, ढूंढते रहते हैं कमियां, रूटीन में काम करते हैं, जल्दी जल्दी धीरे धीरे फाइल करते हैं। मैं एक दिन बैठा था एक ऑफिस में, तो उनके असिस्टेंट ने अपने सेक्शन ऑफिसर से पूछा कि सबका सबकी पेंशन में क्लियर कर दूं विद 1 ऑर्डर, अलग अलग फाइल में करो? तो उन्होंने अलग अलग फाइल में करो। अब बताइए, 100 ऑर्डर्स को अगर आप कंबाइन करके लिस्ट जारी कर देते, यू हैव मेड इट 100 एफिशिएंसी। तो एक एटीट्यूड है, स्टैटिक कर पे चल रहे हैं, आउटकम क्या होगा कि इट्स ए क्वेश्चन ऑफ योर ओन। वो जो पेंशनर आपके पीछे घूम रहे हैं, उनके प्रति आपकी कोई भी सहानुभूति नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, दूर से आए हुए हैं, दे आर फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट, क्योंकि आपके अंदर वो फील ही नहीं है कि कल आपको भी रिटायर करना, यू विल बी ऑन द सेम पेज टुमारो। नेक्स्ट प्लीज।
और एक है जो डिट्रैक्टर्स हैं, जिनका एटीट्यूड नेगेटिव है, कमियां ढूंढते रहते हैं। मैं यहाँ पर मैंने नेशनल स्टॉक चेंज की बात की, क्योंकि मैं कैपिटल मार्केट पढ़ाता रहा हूँ 30 साल से। तो NSE इज द थर्ड मोस्ट एफिशिएंट स्टॉक चेंज इन द वर्ल्ड। इसको अवार्ड मिलते हैं हर साल। अभी जो घटनाएं घट रही हैं, जो भी कारण था कि कोई स्वामी जी उनको मिल गए, वो इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को क्या कहेंगे? व्हाट टाइप ऑफ दीज CEOs आर? नेगेटिव परफॉर्मर, डिट्रैक्टर। तो अपने को चुनना है कि हम क्या बने। तो ये अपना नुकसान नहीं कर रही हैं, या कर रहे हैं, दे आर स्पॉइलिंग द होल सिस्टम, पूरे विश्वास का नुकसान कर रहे हैं। तो अगर हम इनको कॉम्बिनेशन में लें, ई रिप्रेजेंट दी एक्सेलेंस, एक एटीट्यूड पॉजिटिव हो, स्किल होना ही है, नॉलेज अच्छी हो, तो आप एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन स्किल नॉलेज होते भी अगर आपका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव है, तो एक्सेलेंस आपका नेगेटिव होगी। तो ये सारी चीजें अगर मिला के एम्पैथेटिक आप होते हैं, तो आउटकम भी आपका पॉजिटिव होगा। अगर आप एपैथेटिक होते हैं, तो आउटकम ही नेगेटिव होगा। दैट यू हैव टू डिसाइड। हर व्यक्ति को डिसाइड करना है कि किस कर्व पे उसको राइड करना है। ऑप्शंस उसके अपने। जो सिंधी समाज है वो झूलेलाल जी की बहुत प्रेयर करते हैं, उनके वो ईस्ट हैं। और जो सिंधी भाषा है वो मुल्तान, जो अब पाकिस्तान का पार्ट हो गई है, दैट इज ऑफ दैट। तो सिंधी भाषा है, जो सिंधी भाषा है उसका डायलेक्ट जो है वो पंजाबी, हिंदी, उर्दू का मिक्स है। तो जब झूलेलाल जी की प्रेयर की जाती है, तो गाया जाता है, प्रेयर की जाती, लाल मेरी पट रखियो भला, ओ लाल कीप माई डिग्निटी वेल। हमारा सम्मान बना के रखिएगा, यही उनकी प्रेयर है, हमारा सम्मान बना के रखिएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बहुत दूसरी दिशा में ले रहा हूं। दिस इज माई लास्ट स्लाइड। कि जब आप दूसरे का सम्मान करेंगे, तो आपका सम्मान स्वयं होगा। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने एक फार्मूला आस्क करके बनाया है। उसी वक्त मैं ये सोच रहा था कि हम बच्चों के लिए बाजारीकरण की ओर दौड़ा रहे हैं, और आपने जो कितना बढ़िया आपने एक न्यूक्लियर बनाया, और जिसमें पालक बीच में है, फिर पालक थोड़ा बीच में आता है, फिर किनारे पे चला जाता है, और दोनों दौड़ रहे हैं। इन सब चीजों के बीच में मैं उसी बात को फिर से थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, जहां आपने एटीट्यूड के लिए परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम मानव को मानव कब बना पाएंगे? क्योंकि हम जितने बाजारीकरण की ओर जा रहे हैं, हम मानव से शायद दूर हट रहे हैं। ऐसा मुझे एक भय व्याप्त हो रहा है लगातार देखते हुए। प्लीज। देखिए, बाजारीकरण और मानवता के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। आपकी जो अपनी इथिकल वैल्यूज हैं, है ना, बहुत छोटी सी बात है कि IT के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट आप भेज दें, टुमारो समबडी कैन से मैंने तो भेजा ही नहीं। वो कह सकते हैं कि मैंने तो आपको कागज नहीं भेजा, मैंने तो अपने स्टाफ के माध्यम से कागज आपको भेज दिया था। IT एक्ट में तो जो भेजेगा उसी की जिम्मेदारी होगी। लेकिन आज भी जो हमारे व्यवहारिक बातें हैं, चाहे वो बिजनेस की हों, चाहे व्यवसाय की हों, चाहे व्यक्तिगत हों, वो कहते हैं ना, आदमी की जुबान महत्वपूर्ण है, उस पर बेस्ड है। तो जो हमारी अपनी एथिक्स है, अपनी संवेदनशीलता है, अपनी सोच है, अगर उसमें चरित्र है, तो गलतियां कम होती है। और अक्सर लोग कहते हैं भाई धोखा मत खा जाना। मैं आपको बताऊं, ये सब लोग सिखाते हैं। किसी भी नई पोजीशन, नई जगह पे आप जाएं, तो 2 लोग धीरे से कान में कहने हैं कि संभल के चलिएगा। मैं आपसे बता रहा हूं कि शायद 2% घटनाएं होंगी धोखा खाने की, 1% होगी। 99% लोगों ने हमेशा अच्छी बातों के साथ अच्छी बात का ही जवाब दिया है। बहुत से लोग बदल जाते हैं, सोच के आते हैं गलती करेंगे आपके साथ, लेकिन बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड या आपकी जो भावनाएं, उनसे उनके अंदर भी परिवर्तन आता है। जो या पूरी ये जो आपका ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कितने लोगों की सोच बदली होगी। तो जब आप दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे, या आपको लगेगा कि वो फील करेगा कि आप मदद करना चाहते हैं, तो उसकी भावना में परिवर्तन आएगा। हम उनकी कमियों में क्यों हो, हमारी अच्छाई को ओढ़ने की कोशिश करें। वो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार आनंद साहब। सबसे पहले आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने आस्क
जो मॉडल बताया बहुत ही महत्वपूर्ण सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके न्यू जनरेशन के लिए। उसमें मैं सिंपल सा सवाल जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी विधाएं हैं अपनी जिंदगी में, बहुत सारे मानवीय मूल्य हैं, ये आज उसमें 4 मानवीय मूल्य हमने छांटे हैं, तो इनका मिनिमम परसेंटेज आपस में कितना होना चाहिए ताकि हम मिनिमम फ्रेमवर्क पे अधिक से अधिक काम कर सकें और सोसाइटी से अधिक उन्नति कर सके, एक दूसरे की सेवा अधिक किया जा सके। ये मेरा सवाल है। 4 इसमें देखिए ये सिचुएशनल है, जी, स्थिति अच्छा। के अनुसार है। आस्की में जो 3 एट्रीब्यूट्स है ना, एटीट्यूड तो कॉमन हो गया, हाँ, नॉलेज है ना, तो एटीट्यूड तो आपका अपना है। जो स्किल और नॉलेज है, एक आपके घर प्लम्बर आता है, एक कारीगर आता है जो आपकी दीवार ठीक करता है, एक बढ़ई आता है, एक इलेक्ट्रिशियन आता है ना, तो वो स्किल उसके पास है, नॉलेज है, देन वन इज एन इंजीनियर। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। यस सर। नैनी में एक जीसी की फैक्ट्री थी ट्रांसफार्मर की, बाद में उसको फ्रेंच कंपनी ने टेक ओवर किया। तो मैं वहां गया था उनके ईडी से मिलने, और हमारा एक ग्रुप भी था। तो उन्होंने कहा सर मैं आपको अलग से राउंड कराता हूँ। तो उनका एक टेक्नीशियन था, वो 55 ईयर्स ओल्ड। उसने कहा साहब देखिए, मेरी जो डिजाइन है ट्रांसफार्मर की, वो फ्रांस से बन के आती है, और ट्रांसफार्मर में कमी निकल आती है बाद में जब टेस्टिंग होती है। लेकिन मैं जब बनाता हूं तो ये केयरफुल रहता, हो सकता है इंजीनियर ने वो डिजाइन गलत की, मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो कहाँ एक बड़ा इंजीनियर इंटरनेशनल कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी, वो कहाँ एक टेक्नीशियन लोकल। तो जो स्किल और नॉलेज का कॉम्बिनेशन है, अगर वो ठीक न करता तो उसकी जिम्मेदारी नहीं। दिस इज हिज एटीट्यूड कि हमारे हाथ से अगर ट्रांसफार्मर बन के निकला है तो ठीक निकले, दिस इज हिज एटीट्यूड। और उस ऑर्गेनाइजेशन की ईडी की खास बात है कि वो इंकरेज करते, उनका वर्क्स इंजीनियर उसको इंकरेज करता है, भाई देख लेना, तो पुराने आदमी हो कि ट्रांसफार्मर ठीक ठाक हो, कमी हो तो डिस्कस करके ठीक कर लेना। तो इंटरनेशनल डिजाइनर को भी वो डिजाइन करता है। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें कब कहाँ किसकी उपयोगिता ज्यादा है, ये निर्भर करता है सिचुएशंस पे, फैक्ट्स पे, है ना। आपको वहां पे, लेकिन आपका जो एटीट्यूड हो, रवैया हो वहां पूरी टीम का, वो इस हिसाब से हो कि हमें बेस्ट परफॉर्मेंस, हमारा जो आउटकम है वो अच्छा हो। अगर वो डिजाइन से वेरिएशन करेगा और सीनियर कर उसको चार्जशीट कर देगा, हाउ आई मेड द चेंज, उसकी तो कोई पावर नहीं है, तो कल तो परेशानी में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें टीम एक्टिविटी की है, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट को भी, और लीडरशिप। हमारी कहने की भावना यही थी कि चारों मतलब उसमें नहीं, में थोड़ा हाँ, फैक्ट और स्टेट बदलते रहते हैं, उसके हिसाब से आपको स्वयं में तौलना, ये बड़ा सब्जेक्टिव इशू है, इसको किसी के फॉर्मूले में नहीं डाला जा सकता। थैंक यू आनंद जी। थैंक यू। निधि जी प्लीज। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजन सर आपको भी नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सर एटीट्यूड के बारे में बताया है कि 3 बेसिक्स पिलर्स है कि आपके पास सिंपैथी हो, आप सेंसिटिव भी हो, एंड वन मोर थिंग कि आपके पास एम्पैथी भी हो। और सर किसी घटना या किसी व्यक्ति के प्रति मैं बहुत मतलब मेरे अंदर सिंपैथी आई, मैं उसके प्रति सेंसिटिव भी हूँ कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि इसकी जो समस्या है या इसको जो प्रॉब्लम है वो दूर हो। बट सर एम्पैथी के नाम पर मैंने केवल सुझाव दिया, आई मीन कि आई डोंट टेक एनी एक्शन सर। सो इज इट एम्पैथी और नॉट सर? नहीं, आपका जो रोल था आपने कर दिया, आपने सही समय में सही सुझाव दे दिया, क्योंकि आपके अंदर सेंसिटिविटी थी, आपकी सोच थी। डिसीजन आपको नहीं लेना है ना, डिसीजन तो आपके सीनियर्स लेंगे। तो होता है ना कि अपने कर्तव्य का आपने पालन कर दिया ना, आपने वो मानवीय दृष्टिकोण से मानवीय गुणों की रक्षा कर दी। नाउ द ओनस लाइज विद दी, जिम्मेदारी उस पर टिकी हुई है जिस व्यक्ति को निर्णय लेना है। तो बहुत सी सिचुएशन होती है जहां आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन कह सकते हैं, सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं। कभी कभी तो फील करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपने जो भी किया, अगर आपने सुझाव दिया तो अपनी सीमाओं पे आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। एम्पैथी की एक बात मुझे कल याद आ रही है। कल मैं बोर्ड ऑफिस में था, मंडल कार्यालय भोपाल में, पर एक फाइल अटकी हुई थी। तो मैं सेक्शन में गया तो मैंने कहा क्यों भाई ये फाइल अटकी है, पिछले 6 महीने हो गए। बोले सर यहाँ पर कोई स्टाफ ही नहीं मेरे को, और जब स्टाफ नहीं दिया है तो वो तो काम ऐसा हो गई। तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव तो हुआ, पर मैंने एकदम तत्काल 10 सेकंड के अंदर मैंने
हाँ हाँ आप ठीक कह रहे, तो बात सही है, मैंने उसकी बात, पर मैंने कहा क्यों भैया आप ये तो बताएं, इसके पहले आप क्या थे? तो बोले मैं सेक्शन ऑफिसर था। और मैंने कहा इसके पहले? इसके पहले मैं हेड क्लर्क था। इसके पहले? अरे मैंने कहा क्या बात है, आपको क्या समय पे प्रमोशन मिलती रहे, आप बड़े भाग्यशाली हैं और ऐसा होना भी चाहिए। पर ना प्रमोशन हो रहा, ना रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं। फिर मैंने कहा भैया सारी स्टेजेस से आप होकर यहाँ तक आए हैं, तो क्या ये फाइल आप डील नहीं कर सकते, क्योंकि फाइल बहुत सारी नहीं है, क्योंकि आपको स्टाफ मिलने वाला 6 महीने से नहीं है, तो लोग तो परेशान हो रहे हैं। तो क्या आप यदि इसको डील कर लेंगे और सीधा सचिव के सामने रख देंगे तो क्या काम नहीं होगा? वो बहुत ही शर्मिंदा भी हुआ और वो बोला कि नहीं नहीं मैं इस काम को अब मैं कर दूंगा, अब मैं किसी स्टाफ का इंतजार नहीं करूंगा। बस मैं थोड़ा सा उसको पोलाइटली उसका प्रमोशन की तारीफ करते हुए बोल गया और वो बोला मैं सर मैं 15 दिन में आपकी फाइल पहुंचा दूंगा। तो कई बार ये होता है कि जैसा निधि ने बताया कि हम कुछ भी तो नहीं कर सकते, पर हम उसको इनकरेज करते हुए उसको वाणी का उपयोग तो कर सकते। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से पांडे सर भी कुछ और पूछना चाह रहे हैं सर। जी। यहाँ पे एक उदाहरण मैं सप्लीमेंट करूंगा व्यास जी आपसे। शॉर्ट में 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो अपने को अपना काम उसको करना ही है, चाहे घंटे 2 घंटे देर हो जाए। जैसे बैंक में आपने चेक लगाई, स्टाफ हो ना हो, बट क्लियरिंग हैज टू बी देयर, आपको कैश मिलना ही मिलना है, चाहे 3 बजे मिले, है ना। एक रेलवेज का जैसे मैंने उदाहरण दिया, ट्रेन को पहुंचना भले 12 घंटे देर पहुंचे, लेकिन उसको डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना, बीच में गाड़ी रुकेगी नहीं। तो ये जीवन भी यही है, आप हो सकता है परेशानी हो, तो उसकी जिनविन पर परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको अपना काम तो करना ही है ना। आप इंतजार में बैठ नहीं सकते कि समडे समबडी विल कम। अपना काम तो करना ही होगा, जवाबदेही तो बनती है, और प्लस हमारा अपना चरित्र है कि हम अपने काम को करते रहें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये आपने एक तो ब्यूरोक्रेटिक परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा की थी, अभी एटीट्यूड ठीक होना चाहिए। दूसरे आपने यूक्रेन की भी शायद चर्चा की थी बीच में। मैं एक बात समझ नहीं पाया आज तक, थोड़ा सा ये हो सकता है सब्जेक्ट से जरा सा अलग हो। अपने यहाँ स्टूडेंट्स हैं, लोगों के पास पैसा है, जगह है, पढ़ाने वाले हैं और स्टूडेंट्स हैं, मतलब पढ़ने वाले भी हैं, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुल पाते हैं? हमारे बच्चों को यूक्रेन क्यों जाना पड़ता है, या चाइना क्यों जाना पड़ता है, या नेपाल क्यों जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? हमने मेडिकल कॉलेज, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, मतलब उनसे हमारी बात भी हुई जबलपुर के, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि साहब ये अप्रूवल नहीं मिलता है, वो अप्रूवल नहीं मिलता है, वही ब्यूरोक्रेसी वाली बात जो अभी आप कह रहे थे। तो ये ऐसा क्या है कि थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग इसलिए है क्योंकि ये मेडिकल डिपार्टमेंट की बात है कि ये चीजें अपने यहाँ खुल नहीं पाती। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत सारे खुल गए, अब हालत ये है कि बीए का कॉलेज कम है, इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा है। मैं इसमें कुछ बोल सकता हूँ क्या? बस सर मेरा क्वेश्चन 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। मैं खाली इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बढ़ पा रहे? सर इफ यू कैन हियर मी, आई एम डॉक्टर राजेश जैन, नाम लिखा महावीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस को जो मेडिकल कॉलेज है भोपाल में, उसका हूँ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है हिंदुस्तान में, जो मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाने का कारण जो है बहुत ज्यादा, कि यहाँ एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मांगते हैं। पहली चीज, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने में 100 करोड़ से ऊपर लग जाता है। फिर उसके साथ इनकी कंपल्सन शर्त रहती है कि आपके 600 मरीज ओपीडी होना चाहिए, 300 मरीज आपके बेड्स का अस्पताल होना चाहिए, उसमें सब मशीनें हो, तो वो कॉस्ट करीब 200 से 250 करोड़ रुपए मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग जाता है। जी सर, जी सर। सरकार की कोई सब्सिडी इस पे है नहीं, टैक्सेशन सब तरीके के हैं, बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि चाहे आप कहीं से भी करें, पेशेंट्स भरिए, करिए, वो करिए। विदेशों में कॉलेज पढ़ाने के लिए अलग रखते हैं और जो रनिंग हॉस्पिटल्स रहते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। और हिंदुस्तान में डॉक्टर देवी शेट्टी जो नारायण हृदयालय के फाउंडर हैं, जो वर्ल्ड का बेस्ट हार्ट हॉस्पिटल है नारायण हृदयालय बेंगलोर में, जिसकी ब्रांचेस पूरे, उन्होंने सजेशन भी दिया था आज से 3 साल पहले एमसीआई को कि आप क्यों नहीं जिस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज उस तरह के मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बना के और लोगों को वहां पे ट्रेनिंग लेने दो, और जो रनिंग वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है अलग से जो है उनमें बच्चे को ट्रेनिंग लेने भेज दें। मगर वो ना एमसीआई ने सुना, ना एनएमसी उसके ऊपर विचार कर रही है। इसलिए मेडिकल कॉलेज खुलना बहुत मुश्किल है जब तक कि ये जो सरकारी प्रतिबंध या जिस तरह के नॉर्म्स बना रखे हैं वो जब तक कम नहीं होंगे।
मेरे को नहीं लगता संभव कि इस देश में कोई भी मेडिकल कॉलेज चल सकता है। और अभी जिस तरह सरकार उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ला रही कि आपको गवर्नमेंट फीस के ऊपर आपको 50% बच्चे भर्ती करना पड़ेंगे, जब गवर्नमेंट बनाने को कोई पैसा नहीं दे रही, जहां उनकी तनख्वाहें बांटने को कोई अलग से पैसा नहीं दे रही, हाउ दे कैन फोर्स अस टू टेक द फीस। तो विदेशों में जो है सिर्फ कॉलेज की छोटी सी बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें सिर्फ पढ़ाते हैं, वर्चुअल ट्रेनिंग ज्यादा है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो उनको जाना पड़ता है लैब्स वगैरह में, वो जो रनिंग हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें वो लोग जाकर के वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। इसलिए विदेशों में चीन हो चाहे आपके यूक्रेन हो, जितने भी खास करके जो रशियन कंट्रीज हैं और जो खासकर साइप्रस वगैरह इधर भी लोग जाने लगे हैं, मॉरिशस में भी काफी लोग जा रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन। वहाँ 20-25 लाख में इसलिए पड़ जाती है 5 साल की पढ़ाई, तो उनका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत कम है, और गवर्नमेंट वहाँ बहुत सब्सिडी देती है, और इसलिए वो सब संभव है। मेरे को नहीं लगता हिंदुस्तान में जब तक इन सब चीजों के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक मेडिकल कॉलेज इतने ज्यादा खुल पाएंगे या यहाँ के जो बच्चे बाहर डॉक्टर बनना चाह रहे विदेश भागना बंद कर पाएंगे। ये मेरा सजेशन है, आई मे बी रॉन्ग। थैंक यू डॉक्टर जैन। ये पांडे जी का क्वेश्चन अभी ओपन है। मैं थोड़ा सा पांडे जी आपको एक बहुत पुरानी बात कहना चाहूंगा। सर एक सेकंड हाँ, क्योंकि डॉक्टर साहब से ही मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी मैं अपना जवाब दे दूं, फिर आप क्योंकि आई हैव गॉट द आंसर फॉर योर क्वेश्चन, फिर आप जैन साहब से बात करिए। ही इज स्टीम गेस्ट हियर, तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर जैन को। आज से 10 वर्ष पहले मैं एक दिन वाराणसी गया था, और दैट वाज अ संडे। तो हर जगह ट्रैफिक जैम थी। यूं भी बनारस में गलियां बहुत हैं, एक काज सड़क थी। तो क्या हुआ था, बीएड की परीक्षा हो रही संडे को दिन, तो बच्चे बाहर खड़े, गेट को गेट खुलेगा तब बच्चे 2000 अंदर जाएंगे। तो एग्जैक्टली सेम फीलिंग मेरे अंदर आई कि भारतवर्ष में किताबें भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, पढ़ाने वाले हैं, तो बीएड की डिग्री ऐसी कौन सी खास है कि इसको आप यूनिवर्सली प्रोवाइड करें। जो भी बीएड करना चाहे कॉलेजेस में दीजिए, बीएड पढ़ेंगे और पढ़ाने वाले मिलेंगे, टीचर होंगे, जरूरत होगी लोग रखेंगे। एंड दिस हैपेंड। एनसीटी ने अपने सिचुएशन को बदला। तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, देखिए ये डॉक्टर जैन समझ सकते हैं, लेकिन मुझे एक ही बात आपकी बात से अच्छी लगी डॉक्टर जैन की, कि इसको ये जो एम्पैथी है, इंडिविजुअल भी, ऑर्गेनाइजेशन भी है, नीचे भी, एपेक्स लेवल पे भी सोचना पड़ेगा। एक ही डिग्री तो बची जहां भीड़ है इस समय। पीएचडी, एमटेक, एमसीए, एमबीए, बीटेक, बीए, बीएससी, एमए, आईटी, कोई भी स्ट्रीम लीजिए, कहीं क्राउड नहीं है। पब्लिक स्कूल्स में भी क्राउड नहीं है, सीबीएसई के भी स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स भी है, सिर्फ एमबीबीएस की क्राउड है। तो आप बिल्कुल, मैं कल शाम को सोच रहा था मिस्टर पांडे, कि लड़के क्यों जा रहे हैं, इनको अपनी फॉरेन एक्सचेंज क्यों खर्च कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को क्यों टैक्स कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए साल खर्च कर रहे हैं, व्हाई दैट मनी इज नॉट देयर। तो मैंने यूजीसी में, डॉक्टर जैन आपको बता दें, उन्होंने चेयरमैन का फोन आया था, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कैसे इंडिया में परमिट किया जाए, तो इनके रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन ऑब्सोलीट है। 10 साल में 4 एप्लीकेशन सिर्फ आई। तो मैंने रिवाइज करके उनको भेजा, डॉक्टर सिंह को, जो प्रीवियस चेयरमैन थे, कि आप कैसे लिबरल करें कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज डिग्री लेने आए, जो लड़के ऑस्ट्रेलिया एमबीए करने जा रहे हैं, बीए करने जा रहे हैं, बीकॉम करने जा रहे हैं, एमएस करने जा रहे हैं, दे शुड कम, वो लेट दैट ब्रांड कम टू इंडिया, वो यहीं आ जाए, गुड़गांव में, एनसीआर में, इंदौर में, और वो यूनिवर्सिटी खुले। ये तो ओपन मार्केट है, पेरेंट्स की चॉइस है कि फॉरेन डिग्री देंगे कि वो इंडियन डिग्री देना चाहते हैं ना। तो ये एक एटीट्यूड की बात है, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भारतवर्ष को सोचना पड़ेगा कि अपने बच्चे, और मेरा ख्याल है ये जो घटना घटी ये आई ओपनर है। थैंक यू डॉक्टर जैन, थैंक यू डॉक्टर पांडे। सर मैं डॉक्टर साहब से ही मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप भी बता सकते हैं। मेरे ख्याल से सरकार ने इस पे कोई इस तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं कि इतनी बिल्डिंग होनी चाहिए, इतनी ये होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन जो है मेडिकल काउंसिल ने लगाए हैं, और मेडिकल काउंसिल में मेरे ख्याल से उनका अध्यक्ष सभी जवाबदारी होते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मैं जैन साहब से ये चाहूंगा कि उसको कंफर्म करें या सही बात बताएं। डॉक्टर पांडे जी, मैं रिगार्ड्स के साथ आपको कह रहा हूँ कि ये जो नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ही एक सब्सिडरी होती है, या वो एक कमीशन बना करके उनको काम दे देते कि आप इस चीज को देखिए। मगर उन्होंने आज पिछले 55-60 साल में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। इसलिए आप देखिए कि हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, चाहे वो अंबानीज हो, टाटाज हो, अडानीज हो, किसी ने भी मेडिकल कॉलेज नहीं डाला है।
जबकि उनके सैकड़ों सैकड़ों हजारों बेड के अस्पताल सब जगह रन कर रहे हैं, अकेले बॉम्बे में नहीं, अब उन्होंने हर जगह ब्रांच डाली, चाहे इंदौर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कलकत्ता हो। तो मेडिकल कॉलेज खोलने में इतनी हर्डल्स है, हम तो खोल के पछता रहे हैं। मैं खुद महावीर इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ, फाउंडर भी हूँ, क्योंकि मनोहर दुबे साहब मेरे को जानते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है, तो मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ आप लोगों से। तो सरकार के इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं और इतनी सारी उलझने हैं कि मैं डॉक्टर जैन आपसे एक ही बात कहूँ, आपसे को मैंने मार्केट इकोनॉमी बात की थी, आपसे कोरिलेट करूं, मैं अक्सर कहता हूँ अब एक ही कंट्रोल इकोनॉमी बनी है, बची है, वो है कंट्रोल ओवर दी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये कंट्रोल रिजीम है जिसपे अभी तक हम लोग मार्केट इकोनॉमी में नहीं गए हैं। क्या कंट्रोल की जरूरत है? क्वालिटी इज देयर, क्वालिफाइड टीचर्स इज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक चाहिए, बाकी तो मिस्टर व्यास वी कैन प्रोसीड ऑन प्लीज। पांडे जी, सरकार के रेस्ट्रिक्शंस तो छोड़िए, आप गवर्नमेंट से जो हम जमीन लेने 25 एकड़ जमीन की जब बात करते हैं, उस पे इतने सारे नॉर्म्स हैं, 17 जगह 20 जगह जाके तो परमिशन निकलवाना पड़ती है। सिंगल विंडो कहने को रहती, सिंगल विंडो कहीं नहीं है। और जहां कहीं, एक बात और आपको बता दें कि जैसे ही 50,000 स्क्वायर फीट या 1 लाख स्क्वायर फीट से जड़ी बिल्डिंग यदि आपकी बनना है, तो आपको प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की आपको एडवांस परमिशन, सिया की परमिशन ले रहती है। सर तो खुद मेंबर सेक्रेटरी रहे हैं सिया के, आप मनोहर दुबे साहब से पूछें, उसमें ही कितना समय लग जाता है वहां से परमिशन निकालने में। और इसलिए ये बड़ा मुश्किल है। यहाँ बहुत ज्यादा लाल फीता शाही तो हम नहीं कह सकते, पर बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन इतने गलत तरीके, सब कंट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। और वो आप, चूंकि जैसा कि पांडे जी आपका कहना और अग्रवाल साहब का कहना है, इट शुड बी ओपन मार्केट। जो अच्छे प्रोफेसर, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे क्लास से निकलेंगे वो अपने आप सरवाइव करेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो वाली बात चल रही है, यदि ये चीज आपके मार्फत से, यदि सब पूरे, यदि बड़े लोग भी सुन रहे हैं, चूंकि इसमें सभी लोग अच्छे प्रोफेसर सब लोग जुड़े हैं बड़े स्तर पे, तो ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और एनएमसी के कान में भी पहुंचना चाहिए कि ये कॉलेज अलग रखिए, ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल अलग रखिए, तो आप इतनी अच्छे से कम कॉस्ट में डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। जो कि विदेशों में जो 25 लाख में जो डॉक्टर 5 साल में 5 लाख प्रति साल में बन रहे हैं, हिंदुस्तान 3 लाख में करके दे देगा। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में एजुकेशन बहुत महंगी है, पूरे दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और यहाँ के डॉक्टर पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं, ये हमारे लिए भी शर्म की बात है। थैंक यू जन सर, पांडे साहब को भी धन्यवाद। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, आपने जो एक बीच वाला ग्राफ रखा था परफॉर्मर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स की वाला, उसके ऊपर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिएगा। ब्यूरोक्रेट्स के लिए आपने रखा था। जी नहीं, ब्यूरोक्रेसी मेरा तात्पर्य वो नहीं है, क्योंकि मेरा आई डिड नॉट वांट कि मैं ब्यूरोक्रेसी को ऐसे कहूं। मैं इतनी कह सकता हूं कि हमेशा जो परफॉर्मर होता है उससे उम्मीद बहुत अधिक होती है। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में ले लें, है ना, टाटा का एक ग्रुप है, लार्सन ट्यूब्रो एक ग्रुप है, ठीक है, बीएचएल भोपाल में एक ग्रुप है, एनटीपीसी एक ग्रुप है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर हो, अमूल एक मक्खन है, एलआईसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो एलआईसी फिर आईपीओ में जा रहा है, तो इनकी एक ब्रांड है। तो इनसे उम्मीद क्या है कि जो भी बनाएंगे, जो भी बेचेंगे वो शुद्ध होगा, सही होगा। जो परफॉर्मर होता है उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो लोगों की मन में ब्रांड के रूप में होती है, भाई इनको मैंने काम दे दिया, ये बेहतर काम करके दिखाएंगे, हर दिन एक नया बेंचमार्क बनाएंगे, है ना। तो हम कहते हैं प्रोडक्ट की ब्रांड है या ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड है, मैं तो कहता इंडिविजुअल भी अपनी ब्रांड को तैयार कर सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये जानता है कि ये इस काम को कर रहे हैं तो बेहतर होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। फैकल्टी की रिक्रूटमेंट जब भी होती है एट द यंगर एज, लेक्चरशिप में, यूनिवर्सिटी हो चाहे नेशनल में इंस्टीट्यूशंस हो, वहां पहला क्वेश्चन आता, हु हैज बीन योर सुपरवाइजर। आप मेरा प्रश्न का अर्थ समझ गए होंगे। आप सर, आपके सुपरवाइजर कौन है? एग्जिम बैंक ने मेरे एक स्टूडेंट की थीसिस सिलेक्ट की कि वो हम बेस्ट थीसिस में, चूंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसका काम था एफडीआई पे, तो उन्होंने कहा साहब मुझे आप एग्जामिनर्स का नाम दीजिए। अच्छा, एग्जामिनर का नाम डॉक्टर राजेश जैन जानते हैं कि वो क्लासिफाइड होता है, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो अब हमारे लिए मुश्किल हुई, दोनों आईएम के प्रोफेसर थे। अंत में मैंने सेनेट चेयरमैन से परमिशन लेके दोनों एग्जामिनर के नाम डीन के माध्यम से भिजवाए, मैंने स्वयं नहीं भेजे।
तो ये चीजें ऐसी होती, जो व्यक्ति है उसका भी ब्रांड होता है, कौन एग्जामिनर है, कौन क्या काम कर रहा, आपके टीचर कौन रहे, तो वो जनरेशन्स में चलती चीजें। हम कहते हैं ना परिवार किस परिवार से है, तो इसको आजकल बहुत बुरा माना जाता है, इस परिवार से है, परिवार की बात आप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी जो क्रोनोलॉजी हम चेक करना चाहते हैं। तब नेचुरली कि आईटी युग में एक व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी क्रोनोलॉजी अपने से शुरू करे। एक रिक्शे वाले के बच्चे को वही अधिकार है जो किसी भी बहुत बड़े घर से आया उससे ज्यादा अधिकार है। बट अपनी स्वयं का, अपनी एटीट्यूड से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपने आउटकम से वो इस्टेब्लिश कर सकता है अपने को। थैंक यू सर। दुबे सर ज्वाइन हो गए। सर मनोहर दुबे साहब, मनोहर दुबे नमस्कार। साहब अवेलेबल। मैं सबसे पहले आज अग्रवाल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छे विषय पे बात की और उन्होंने भारतीय समाज पे चर्चा प्रारंभ की और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे पांडे जी ने प्रश्न किया और आज हमारे साथ में जुड़े डॉक्टर राजेश जैन ने उस पर अपना हस्तक्षेप किया। बड़ा महत्वपूर्ण है। असली में मार्केट इकोनॉमी का मत जो है वो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है। यदि उसमें नियंत्रण कम किए जाए तो मार्केट इकोनॉमी बहुत अच्छा काम करती है। मार्केट इकोनॉमी को काम करने में परेशानी तब होती है जब उसको रेगुलेट किया जाता है। तो कितना रेगुलेशन होना चाहिए वो बड़ा एक इशू है और वहीं पे लेके दिक्कत होती रहती है। एक बात। दूसरा, ये जो सामाजिक रूप से जो चर्निंग हो रही है और हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं और एक विशिष्ट किस्म की मानसिकता से हिंदुस्तान के लोग जीते हैं, उसको कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि अभी वो एमसीआई का एटीट्यूड बताया जा रहा था कि एमसीआई अपने नॉर्म्स को रिलैक्स करने तैयार नहीं है और मुझे भी मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार के रूप में हम लोगों ने यहाँ से एक 3 साल का मेडिकल कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव भिजवाया था, उसको भी एमसीआई ने ठुकरा दिया था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर ओपन माइंड की जरूरत है, एम्पैथेटिक माइंड की जरूरत है और एक बहुत ही अच्छा विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊर्जा इस छोटे से डिस्कशन से समाज में जाएगी वो एक नई दिशा व्यवस्था को देने में काम करेगी। तो मैं पीयूष रंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ 2 तरीके से। एक तो आज के कार्यक्रम के लिए और दूसरा इस पूरे कार्यक्रम को चलाने में उनकी जो मुझे मदद मिलती है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो नमस्कार। और सभी जो हमारे दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं, शामिल होते हैं, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी रुचि के कारण हम इस कार्यक्रम को लगातार जारी रखे हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार।